बच्चों पिछले क्लास में आप लोग पढ़े कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को किस श्रेणी में रखा जाता है, उनके उनकी उनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, उनके जितने भी सीरीज होते हैं उन सीरीजों में मतलब बहुत सारे अल्केन और अल्काइन का हम लोग नामकरण भी किए, यानी उनका नेमिंग भी हम लोग किए। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में कल अच्छी खासी जानकारी लिए बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ जो अन्य आते हैं वो आपके वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो जाते हैं। जैसे अब आप लोग को आगे हम लोग चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे, और एक एक कर करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग समझेंगे बच्चों। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को बेचैनी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। देखिए, आराम आराम से अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों का अच्छा से सिलेबस कवर भी होगा बच्चों, और प्लस में चीज़ें जो हम लोग सीखेंगे वो जल्दी भूलने वाली नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे बच्चों, और थोड़ी सी विशेषता विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की विशेषता क्या होती है, और बहुत सारी चीज़ों को फिर से आज सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और मज़ा भी आएगा बच्चों। देखिए, हम विश्वास दिलाते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास। और जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग के लिए उतना ही सुंदर होते जाएगा और उतना ही मस्त और रापचिक लगेगा। ये मेरा डायलॉग है। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी आपके कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक जनरली आपके क्या होते हैं बच्चों? तो ये या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आप लोग समझ के आए हो, कल ही आप लोग पढ़े हो हाइड्रोकार्बन के बारे में सारी बातें। या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी ये बात तो या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, या ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न होते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन के जब व्युत्पन्न होते हैं तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? तो आप जानते हो बच्चों कि कार्बन एटम्स प्लस में हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वही हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसे बच्चों आप लोग कल पढ़े बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों का फॉर्मूला पढ़े, और धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग को बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप लोग पढ़े थे CH4 के बारे में। CH4 क्या होता है बच्चों? ये मीथेन होता है। ठीक है, यानी एक कार्बन होता है तो मिथ, और सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो वाइन। ये बात
कभी मत भूलिएगा बच्चों। एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट। ये एकदम याद रखिएगा, जो पिछले क्लास में हम आप लोग को सिखाए हैं अर्क से ही। तो देखिए बच्चों, CH4 जो होता है वो मीथेन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं C2H6, तो क्या हो जाता है बच्चों? इथेन होता है। क्या होता है? इथेन। और और C2H4, तो ये आपका इथीन हो जाता है बच्चों। यानी इसमें कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। अगर C2H2 की बात करते हैं बच्चों, C2H2 की बात करते हैं, तो ये आपका इथाइन हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? इथाइन। ठीक है। अगर हम C6H6 कहते हैं, तो याद रखना C6H6 जो होता है ये आपका बेंजीन होता है। बेंजीन, बेंजीन। और उसके बाद बच्चों, अगर मान लीजिए C4H10, तो ये आपका जानते हो क्या होता है बच्चों? ब्यूटेन होता है। तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है बच्चों, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ये हम देखते हैं बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में बच्चों, मतलब कौन होते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में? तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन का एटम होता है बच्चों, या उसमें प्लस में हाइड्रोजन का एटम होता है। प्लस में हाइड्रोजन का एटम होता है, प्लस में क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स यानी अधातु। और नॉन मेटल्स में कौन कौन होते हैं? तो ऑक्सीजन होंगे, सल्फर होंगे, फास्फोरस होंगे, नाइट्रोजन होंगे, फ्लोरीन होंगे, क्लोरीन होंगे, ब्रोमीन होंगे, आयोडीन होंगे। ये सब जो होते हैं, ये सब नॉन मेटल कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ जाते हैं, तो उन्हें डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। जैसे बच्चों, अगर यहाँ पे CH3 लिखा रहे, CH3 और यहाँ पे Cl जुड़ा रहे, तो CH3Cl, तो इसका नाम होता है मोनोक्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन। ठीक है। मोनोक्लोरोमीथेन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी आ गया बच्चों। अगर इसके साथ CH2 के साथ अगर Br2 आ गया बच्चों, तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे डाई ब्रोमो मीथेन। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे CCl4 आ गया, यहाँ पे CCl4, ठीक है, डाईब्रोमोमीथेन, अगर CCl4 आ गया, तो ये हो गया बच्चों कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम होता है बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CH, ये क्लोराइड अपना लिख लीजिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 का नाम होता है बच्चों। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में आपको पता चलेगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को समझाए थे कि जितने भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो दो पार्ट में बांटे जाते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अभी तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही ना सारी विशेषता पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हेडिंग पढ़ेगा बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डालिए बच्चों, हेडिंग पढ़ेगा बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। ठीक है। ठीक है बच्चों। जनरल
जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। तो कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। यानी सबसे पहली बात कि ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ये जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ये कार्बन के सहसंयोजिक यौगिक होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे सहसंयोजी यौगिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो प्रायः इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो प्रायः इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ही ये अपना कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल में हम आप लोग से बता दें कि जैसे CH4 है, CH4 है बच्चों। तो CH4 किसका, CH4 का नाम क्या होता है बच्चों? मीथेन होता है। तो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर खींचेंगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। यानी कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो चलिए ये कैसे बनते हैं ये भी हम आप लोग को समझा देंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा 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 सिग्मा, ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। ये सब कैसे होता है ये सब धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है। इसमें लिखा है बच्चों, ये जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे मतलब दहनशील होते हैं। क्या होते हैं? दहनशील होते हैं, यानी फ्लेमेबल होते हैं, यानी ये ज्वलनशील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मीथेन, मीथेन भी आपका ज्वलनशील गैस है। एसिटिलीन, बहुत सारी चीजें हम समझाएंगे। चलिए देखिए, यानी ये जानते हो ये ज्यादा से ये सारे के सारे फ्लेमेबल होते हैं, यानी ये दहनशील होते हैं। फ्लेमेबल, ज्वलनशील इसको कर दीजिए। फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होता है। ये कहा नहीं मिटक रहा है जी। फ्लेमेबल यानी ये दहनशील होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बात करते हैं बच्चों, जैसे अगर मीथेन गैस की बात की जाए तो मीथेन गैस किसका होता है? तो नेचुरल गैस जो होता है जिसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस का यानी प्राकृतिक गैस का जो काफी ज्वलनशील होता है बच्चों, जो काफी ज्वलनशील होता है उसमें मुख्य घटक के रूप में काम करता है CH4। यानी ये मेन कंपाउंड होता है, यानी मेन फैक्टर होता है, मेन कंपोनेंट होता है। ये मेन कंपोनेंट होता है यानी मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट। ये मुख्य घटक होता है नेचुरल गैस का, मीथेन। और मीथेन नेचुरल गैस का जैसे आप लोग पढ़ते हो CNG, CNG का फुल फॉर्म होता है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या नाम होता है बच्चों?
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि ये बच्चों ये ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील होता है। ठीक है बच्चों, ज्वलनशील कहिए या दहनशील कहिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले अगले पोर्शन में। तो उतार लीजिए बच्चों इसको। चलिए उतार लिए होंगे। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। एक एक बात को समझते हुए चलना बच्चों, ठीक है। अब कुछ और भी मतलब कंबस्टाइल या फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं, यानी जो ज्वलनशील है और दहनशील है। जैसे और एग्जाम्पल है बच्चों एलपीजी। एलपीजी का नाम सुने हो आप लोग? एलपीजी में आप लोग देखते होंगे बच्चों, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हिंदी होता है बच्चों द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है बच्चों आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन। सबसे पहला होता है बच्चों आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। इसका हिंदी नाम भी वही होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन ही होता है। अब ब्यूटेन का सूत्र जानते हैं क्या होता है बच्चों? ब्यूटेन का सूत्र होता है बच्चों C4H10, ठीक है बच्चों, C4H10। तो बताइए ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? ब्यूटेन पढ़े ना कल, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, हैं, अनडिकेन, डू डिकेन, ट्राई डिकेन, टेट्रा डिकेन, ये सारे आप लोग अल्केन श्रेणी में पढ़े हैं। अब देखिए बच्चों जैसे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या होता है? गैस वेल्डिंग का नाम सुने हैं आप लोग? गैस वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे कि मतलब लोहे को तो वेल्डिंग आपको एथी से करा दी जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग अगर कराना होता है तो स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग के लिए आपको गैस वेल्डिंग कराई जाती है। तो गैस वेल्डिंग में जानते हो कौन सा गैस यूज होता है? गैस वेल्डिंग में यूज होता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस को हम जानते हो और दूसरे नाम से क्या कहते हैं बच्चों? एसिटिलीन गैस का दूसरा नाम होता है बच्चों इथाइन। क्या नाम होता है बच्चों? इथाइन। और कल ही आप लोग इथाइन का सूत्र पढ़ के आए हो। इथाइन का जनरल सूत्र होता है बच्चों C2H2, आप लोग पढ़े हो। यही एसिटिलीन गैस गैस वेल्डिंग में यूज होता है। तो बताइए एसिटिलीन गैस गैस वेल्डिंग में यूज होता है, तो बताइए ये फ्लेमेबल है कि नहीं है? काफी ज्यादा मात्रा में ये हीट जनरेट करता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आप लोग एक और जो दहनशील का नाम सुनाते हैं बच्चों,
तो दहनशील जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अक्सर वो ज्वलनशील होते हैं बच्चों, और वो जलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे आप लोग कैंडल, कैंडल कैंडल का हिंदी आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों? मोमबत्ती। मोमबत्ती, मोमबत्ती का जेन्युइन नाम क्या होता है आपको, मतलब इसका मोमबत्ती का आपका कंपा मतलब सॉरी केमिकल जो नाम होता है, वो केमिकल नाम ये होता है बच्चों पेंटाकोसेन। कल ही ना बताए थे, पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन, पेंटाकोसेन का सूत्र होता है बच्चों C25H52। इसका हिंदी नाम भी यही होता है, पेंटाकोसेन ही होता है। अब बताइए मोमबत्ती जलती है कि नहीं जलती है? ठीक है बच्चों, तो मोमबत्ती जलती है तो इसका मतलब आप लोग समझना चाहिए बच्चों कि ये मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अक्सर ज्वलनशील होते हैं। अब जैसे और ज्वलनशील पदार्थ में अगर बात कीजिए बच्चों, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कौन नहीं जानता है बच्चों? पेट्रोलियम से क्या क्या मिलते हैं बच्चों? पेट्रोलियम से आपका गैसोलीन मिलता है, गैसोलीन मिलता है। और गैसोलीन एकदम शुद्ध पेट्रोल होता है, और शुद्ध पेट्रोल को हेलीकॉप्टर में डाला जाता है या वायुयान में डाला जाता है, यानी गैसोलीन को वायुयान में डाला जाता है। और गैसोलीन से थोड़ा सा लो क्वालिटी का जो होता है उसे गाड़ी या वाहनों में डाला जाता है, वो होता है आपका पेट्रोल। उसके बाद पेट्रोल के बाद आपका डीजल आता है, डीजल आता है। डीजल के बाद आपका इसमें से किरोसिन निकलता है। ठीक है। किरोसिन के बाद इसमें से ये लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट यानी मोबिल। तो लुब्रिकेंट भी आप लोग का बच्चों देखना, मोबिल भी जलता है, मोबिल भी जलता है। कैसे जलता है तो कभी उसको देखना बच्चों, लकड़ी उकड़ी को जलाने के लिए मोबिल को छिड़क कर उस पर माचिस मार दिया जाता है तो जलने लगता है बच्चों। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक मतलब काला लिजिलिजा पदार्थ होता है जो सबसे ज़्यादा अरब 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 के कंट्री में पाया जाता है। और दूसरी बात कि समुद्र में भी इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और उस लुब्रिकेंट को मतलब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, निकाल कर हम लोग यूज करते हैं। और सॉरी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है काला गाढ़ा द्रव होता है जो आपका ये कहाँ पे मिलता है बच्चों, अरब के देशों में मिलता है या समुद्र के गहराइयों में तलछट में मिलता है। और वहां से पेट्रोलियम को निकाल कर बच्चों, वहां से पेट्रोलियम को निकाल कर उसको ले जाकर शोधन किया जाता है, यानी उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। जब शोधन किया जाता है तो ये सारी चीज़ें मिलती है, गैसोलीन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, एस्फाल्ट मिलता है, ग्रीस मिलता है, मोम मिलता है, और ये क्या मिलता है, कोलतार मिलता है, अलकतरा जिसको बिटुमिन कहा जाता है। और यही बिटुमिन अलकतरा जो होता है रोड बनाने में काम आता है। यानी पेट्रोलियम से तो ये तो सारी चीज़ें मिल गई। और पेट्रोलियम से उसके बाद वाली चीज़ें जो मिलती है बच्चों, वो देखिए बच्चों, पेट्रोलियम से बाद वाली चीज़ें जो मिलती है वो याद रखिएगा। पेट्रोलियम से आपका एस्फाल्ट मिलता है, ये सफेद प्रकार का गाढ़ा द्रव होता है। एस्फाल्ट के बाद इसमें ग्रीस मिलता है, ग्रीस जो मशीनों वशीनों में डाला जाता है। ग्रीस के बाद इसमें जानते हो क्या मिलता है, वैक्स यानी मोम मिलता है। और इसके बाद इससे जानते हो क्या मिलता है, कोलतार मिलता है। कोलतार जिसे बिटुमिन कहा जाता है, बी टू मीन, बिटुमिन। और इसी बिटुमिन का यूज जानते हो क्या होता है बच्चों, रोड वोड बनाने में होता है। ग्रीस का काम आप लोग जानते हो कि मतलब ये मशीनों के पार्ट्स उसमें घिसने से बचाने के लिए। वैक्स मोम का भी मतलब ये ग्रीस और मोम दोनों लगभग एक ही टाइप में आ जाते हैं। और उसके बाद एस्फाल्ट, एस्फाल्ट जो होता है बच्चों, ये एस्फाल्ट जो होता है एक प्रकार का सफेद द्रव होता है, चिपचिपा द्रव होता है। और इसी एस्फाल्ट से जानते हो आपका क्या बनता है, जितना भी आप फेस में घोंसने वाला क्रीम लगाते हो, क्रीम कहो
या वैसलीन कहो, ये सारे के सारे इसी एस्फाल्ट से बनते हैं। चाहे आप फेयर हैंडसम लगाओ तो, चाहे फेयर लवली लगाओ तो, चाहे जो लगाओ, सारे के सारे ये एस्फाल्ट से बनते हैं। यानी पेट्रोलियम के ये मतलब अवसाद होता है, मतलब अवशिष्ट होता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि asफाल्ट लगाने से अच्छा है कि डायरेक्ट मुंह पर पेट्रोल छिड़क के एक बार घास लीजिएगा ना कस के, एकदम चेहरा चमकने लगेगा आपका। कचरा क्यों लगाइएगा, सीधे पेट्रोल ही मार लीजिएगा, मुंह पर कस के धो लीजिएगा, आपका चेहरा चमकने लगेगा, एकदम आप चमकने लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ये कहानी होती है बच्चों आपके पेट्रोलियम की। ये सारे के सारे इसमें लगभग 80% जो होते हैं, कौलतार भी जलता है, लगभग सारी चीजें जलती है बच्चों। ग्रीस भी आपका जलता है, ग्रीस वाला कपड़ा भी जलेगा बच्चों। तो ये बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बच्चों दहनशील होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। अब बताइए कि मतलब ये तो सारी बातें समझ में आ गई है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था बच्चों। और इसके बाद ये जो होते हैं बच्चों नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं यानी अध्रुवीय होते हैं। पोलर मतलब उसे कहते हैं जिनको वाटर में डाला जाए तो वो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस में टूट नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोवैलेंट होते हैं। और कोवैलेंट में भी नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कोवैलेंट में एक पोलर वाला भी आता है और एक नॉन पोलर वाला होता है। तो ये नॉन पोलर होते हैं। ये क्यों होते हैं हम समझा देते हैं बच्चों। ये जनरली जितने भी होते हैं बच्चों, इनकी तीसरी विशेषता होती है कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर यानी अध्रुवीय, नॉन पोलर यानी ये अध्रुवीय होते हैं। ये अध्रुवीय कैसे होते हैं? तो जेन्युइन एक मीथेन से ही समझिए। मीथेन में अगर CH4 है बच्चों, तो CH4 का सूत्र क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका पोलराइजेशन अगर H से C की तरफ हुआ तो इसका भी पोलराइजेशन H से C की तरफ होगा, और ये दोनों आमने सामने वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका पोलराइजेशन H से C की तरफ हुआ तो इसका पोलराइजेशन H से C की तरफ हो जाएगा, और ये दोनों आमने सामने कैंसिल कर देंगे। पोलराइजेशन मतलब होता है साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेना। तो मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये थोड़ी सी साझा की हुई कार्बन थोड़ी सी साझा की हुई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इधर की तरफ खींचा, तो ये यही कार्बन इस हाइड्रोजन से इधर की तरफ खींचा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। अगर ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा, तो ये कार्बन नीचे वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा, तो अपनी तरफ खींचा बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। और कैंसिल कर दिए तो इसका डाइपोल मोमेंट यानी म्यू का मान 0 हो गया, इसलिए ये सारे के सारे नॉन पोलर हो गए। नॉन पोलर यानी अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय यानी CH4 के ऊपर यहाँ पे 0 डाइपोल बनेगा, तो यहाँ पर भी 0 डाइपोल बनेगा, ना ही प्लस बनेगा ना ही माइनस बनेगा, यानी इनका डाइपोल 0 हो जाता है। और डाइपोल जिसका 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, वो जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अध्रुवीय होते हैं, उनको अध्रुवीय कहा जाता है, ठीक है। यानी इनके अणुओं के ऊपर कोई डाइपोल नहीं बनता है, कोई द्विध्रुव इनके अणुओं के ऊपर उत्पन्न नहीं होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, नो डाइपोल, नो डाइपोल क्रिएट at the organic molecule, नो डाइपोल क्रिएट एट द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। डाइपोल यानी द्विध्रुव क्या होता है, ये आप लोगों को बहुत पहले हम 9th में भी समझाते हैं, 10th में भी समझाते हैं कि जब भी परमाणु परमाणु जुड़ के अणु बनाते हैं तो अणुओं के ऊपर एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को
कंबाइन स्टेट को हम डाइपोल कहते हैं। तो नो डाइपोल क्रिएट एट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिकॉज they are they are non-polar or and their dipole is zero and their dipole is zero. ठीक है, and their dipole is zero. No dipole create at the organic molecule because they are non-polar and their dipole is zero. ठीक है यानी कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक कार्बनिक अणुओं के ऊपर कार्बनिक अणुओं के ऊपर कार्बनिक अणुओं के ऊपर कोई द्विध्रुव उत्पन्न नहीं होता। नो डाइपोल क्रिएट एट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बनिक अणुओं के ऊपर कोई द्विध्रुव उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय होते हैं और उनका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। ये कहानी होती है बच्चों हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आप लोग उतार लीजिए और आशा करते हैं कि ये जो चीजें हम लिखवाए हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। यानी कार्बनिक मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कार्बनिक अणुओं सॉरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कार्बनिक अणुओं के ऊपर कोई द्विध्रुव नहीं बनता है। यानी इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। और इनका द्विध्रुव आघूर्ण लगभग शून्य होने के कारण ही ये अक्सर सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, या ये गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था या मुलायम ठोस में पाए जाते हैं। मुलायम ठोस जैसे मोम होता है, और द्रव में तो पेट्रोल डीजल, और गैस में तो मीथेन उथेन। समझ में आया? तो ये बच्चों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और मतलब गैसीय अवस्था में जनरली सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और ये काफी बच्चों मतलब ये जल्दी कम टेम्परेचर पर ही वेपर बन जाते हैं। जैसे पेट्रोल को ही देख लो, किरोसिन को ही देख लो, डीजल को ही देख लो, एल्कोहल को ही देख लो, ये जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे के स्टेज में हम आप लोग को समझाएंगे सारी चीजें, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझाएंगे, और धीरे धीरे ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, उतार लिए हैं तो आगे बढ़े। देखिए बच्चों, अगर इनका स्टेट देखा जाए तो इनका स्टेट जो होता है, अगला प्रॉपर्टी जो हम जो 4 नंबर में ये प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, ये इनका स्टेट है बच्चों। स्टेट मतलब क्या होता है बच्चों? अवस्था। अवस्था क्या होता है बच्चों? अवस्था क्या होता है? या तो ये बच्चों लिक्विड में होते हैं, या तो ये लिक्विड में होते हैं, या गैसियस स्टेट में होते हैं बच्चों, या
सॉफ्ट सॉलिड में होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड यानी मुलायम ठोस, ठीक है। यानी ये या तो गैसीय अवस्था में होते हैं, या द्रव अवस्था में होते हैं, या मुलायम सॉलिड मुलायम ठोस के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? मुलायम ठोस। तो क्वेश्चन उठेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गैसीय कैसे होते हैं बच्चों? तो यहीं पे देखना लीजिए, मीथेन हो गया, अब बताइए, प्रोपेन मीथेन हो गया, इथेन हो गया, C2H6, प्रोपेन हो गया, C3H8, ब्यूटेन हो गया, C4H10, ये सारे के सारे, सॉरी और तरीके हम नाम गलती लिख दिए। एक में लिक्विड में द्रव लिखना चाहिए था, इधर गैस लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ पे द्रव लिखना चाहिए था और इसको गैस लिखना चाहिए था। तो द्रव में कौन कौन आ गए बच्चों? तो द्रव में हम आपको बता ही दिए, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, लुब्रिकेंट, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, बहुत सारे तो हो गए बच्चों। गैस में कौन कौन है बच्चों? तो मीथेन, नेचुरल गैस, एलपीजी में ब्यूटेन, C4H10, एसिटिलीन में C2H2, इथाइन गैस, गैस वेल्डिंग में है। बताइए बच्चों, तो ये तो यहाँ पे ही दिखाई देंगे। प्रोपेन और ब्यूटेन भी होते हैं, C3H8, C4H10, ठीक है। तो पहला का नाम मीथेन, दूसरा का नाम ब्यूटेन, दूसरा का नाम एसिटिलीन या इथाइन। अभी पीछे पढ़ा के लाए हैं गैस वेल्डिंग में C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। अब मुलायम ठोस के रूप में कौन कौन पाए जाते हैं? तो देख रहे हो बच्चों, ग्रीस, वैक्स, मोम, एस्फाल्ट यानी कोलतार, एस्फाल्ट मतलब सिर्फ एस्फाल्ट जो क्रीम उरीम बनाया जाता है उसके बाद कोलतार, कोलतार यानी अलकतरा, ये सारे के सारे मुलायम ठोस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे ज्यादा गैस, लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड में पाए जाते हैं। और ये अक्सर मतलब ये जनरली वोलेटाइल होते हैं बच्चों। वोलेटाइल मतलब समझते हो ये क्या होते हैं? ये वाष्पशील होते हैं, यानी ये रूम टेम्परेचर पर उड़ने लगते हैं। वोलेटाइल यानी ये जेन्युइन वाष्पशील होते हैं, यानी ये रूम टेम्परेचर पर भी धीरे धीरे ये गैस में बदलने लगते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं कि मतलब जल्दी नहीं बदलते हैं, लेकिन ये वोलेटाइल यानी ये वाष्पशील हो जाते हैं। जैसे अगर पेट्रोल को छोड़ दिया जाए तो पेट्रोल तो धाए देना वेपर बन जाएगा, डीजल को छोड़ा जाए वो भी बन जाएगा, केरोसिन को छोड़ा जाए वो भी बन जाएगा, एल्कोहल को छोड़ा जाए तो वो भी बन जाएगा बच्चों, शराब को। तो बच्चों ये जनरली मतलब रूम टेम्पर एट द रूम टेम्परेचर दे चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही ये रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर मतलब समझ रहे हो ना, जो कमरे के ताप, यानी अभी रूम का टेम्परेचर है, कमरा का ताप, मतलब अभी जो आपका रूम का जो भी टेम्परेचर है उसको रूम टेम्परेचर कहा जाएगा। ये रूम टेम्परेचर पर इजिली, आसानी से, यानी आसानी से ये लिक्विड से किस में बदल जाते हैं बच्चों? ये लिक्विड से तुरंत बदल जाएंगे बच्चों गैस में, ठीक है। इसलिए वोलेटाइल होते हैं बच्चों, यानी इनको जल्दी से गैस में बदलने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसी कारण बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है, यानी इनका गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु कम होता है बच्चों, ठीक है। छठा नंबर, यानी इनका गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु कम होता है। चलिए बच्चों, यानी ये बच्चों लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं बच्चों, आसानी से पिघल जाएंगे, ठीक है।
या इनका लो मेल्टिंग पॉइंट कमा लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका सबसे बड़ी विशेषता इनका निम्न गलनांक बिंदु होता है। गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कम टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाते हैं। जैसे अलकतरा, अलकतरा को थोड़ा सा गर्म कर दी जाए तो तुरंत ये लिक्विड में बदल जाता है। मोम, मोम को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो तुरंत ये लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये निम्न मेल्टिंग पॉइंट पर होते हैं। और थोड़ा सा कस के गर्म कर दिया जाए तो ये गैस में भी बदल जाते हैं, यानी ये इनका निम्न बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा, यानी निम्न क्वथनांक बिंदु। ठीक है बच्चों, निम्न क्वथनांक बिंदु यानी एक तो इनका गलनांक बिंदु भी कम होता है और दूसरा इनका क्वथनांक बिंदु भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। यानी ये जल्दी आसानी से, यानी आसानी से ये सॉलिड टू लिक्विड में बदल जाते हैं। सॉलिड से ये आसानी से किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इजीली बदल जाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु क्या होता है बच्चों, लो होता है, इसलिए आसानी से सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं। और लिक्विड से ये आसानी से जानते हो किस में बदल जाते हैं बच्चों, गैस में भी बदल जाते हैं। क्यों गैस में बदल जाते हैं आसानी से, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, लो होता है। यानी क्वथनांक बिंदु भी क्या होता है बच्चों, निम्न होता है। और समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे अलकतरा को या मोम को आप आसानी से लिक्विड में बदल सकते हो, उस लिक्विड को आप आसानी से उसको वेपर में बदल सकते हो। और जो लिक्विड में रहते हैं उसको तो और आसानी से वेपर में बदल सकते हो, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, इसको आसानी से वेपर में बदल सकते हो। ये जल्दी वाष्प में बदल जाए, आपको तो करना भी नहीं पड़े, खाली रूम में लाकर रख दीजिए, धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये निम्न बॉइलिंग पॉइंट और निम्न मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। ये जितने भी होते हैं ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। क्यों पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, क्योंकि पानी आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं डिजोल्व होगा। ठीक है, तो दे आर नॉट डिजोल्व इन द वाटर। 7 नंबर लिखेंगे बच्चों, ऑफेनली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक compounds are not dissolved in the water, चाहे not soluble in the water, but they are soluble in the organic solvent, example C6H6, जिसको हम बेंजीन कहते हैं, बेंजीन, और CCl4 जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं प्रायः कार्बनिक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, यानी ये जल में नहीं घुलते हैं।
और घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे C6H6 यानी बेंजीन, कार्बनिक विलायक जैसे C6H6 बेंजीन या CCl4 जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, तो इसको हम समझा देते हैं और आगे की प्रॉपर्टी इसको नोट कर लीजिए, तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं और आगे की प्रॉपर्टी हम आप लोग को कल के क्लास में भी बताएंगे। और थोड़ा सा इसमें जो बातें ये लिखी गई है ये आप लोग को मतलब हम समझा दे रहे हैं क्या होता है। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए बच्चों, अगर उतार लिए होंगे तो चलिए हम आप लोग को समझा दे रहे हैं, अच्छा भी लगेगा, आप लोग को मजा भी आएगा। ठीक है, कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषता आप लोग क्या याद रखिएगा कि क्या रॉकी सर पढ़ाएं। देखिए बच्चों, ये पानी में क्यों नहीं घुलनशील होते हैं बता रहे हैं। अगर पानी अगर आप यहां पर लेते हो तो पानी का सूत्र आप लोग जानते हो, पानी का सूत्र होता है H2O, जल यानी वाटर का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O होता है। और वाटर जो है बच्चों, वाटर में सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका अकार्बनिक यौगिक है, जो किस स्टेट में है बच्चों, पी लेंगे। ये अकार्बनिक यौगिक है जो किस स्टेट में है बच्चों, द्रव अवस्था में है। ठीक है, ये द्रव अवस्था में है, यानी ये लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट का हिंदी क्या होता है बच्चों, द्रव अवस्था। ये द्रव अवस्था में है बच्चों। जब ये द्रव अवस्था में है बच्चों, तो बताइए, ये एक तो अकार्बनिक है और ऊपर से ये द्रव अवस्था में है, तो द्रव अवस्था में जो भी चीजें होती है वो ठोस अवस्था के पदार्थ को अपने अंदर घुला लेती है। तो घुला लेने के कारण इसे सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो ये जानते हो, ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है यानी अकार्बनिक विलायक, मतलब ये अपने अंदर सॉलिड को डिजोल्व करवा लेती है। ठीक है, अकार्बनिक विलायक होती है। ठीक है, तो ये लिक्विड है बच्चों, तो ये लिक्विड को भी डिजोल्व करा लेती है, सॉलिड को भी डिजोल्व करा लेती है, लेकिन गैस को डिजोल्व कराने में थोड़ी सी परेशानी आती है। गैस जल्दी लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता है, वो हेनरी के नियम पर डिजोल्व होता है। ठीक है,
जैसे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेनरी लॉ के अनुसार डिजॉल्व होता है। नहीं नहीं तो पानी में अगर आप दूध मिलाए तो वो घुल जाएगा, पानी में आप नमक मिलाए तो घुल जाएगा। तो देखिए पानी में अगर आप इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड या लिक्विड डालते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड या लिक्विड डालते हैं यानी अकार्बनिक ठोस या द्रव डालोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। ये सोल्यूबल हो जाएगा यानी घुलनशील हो जाएगा। घुलनशील जैसे आप पानी में अगर NaCl डालोगे तो ये घुल जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर इसमें आप ऑर्गेनिक सॉलिड या लिक्विड डालोगे तो ये इसको नहीं घुलाएगा, क्योंकि पानी आपका खुद इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक में आप इनऑर्गेनिक को डालोगे ही तो घुलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक को डालोगे तो ये नहीं घुलाएगा। यानी ऑर्गेनिक सॉलिड को जब या लिक्विड को इसमें डालोगे यानी कार्बनिक ठोस या द्रव को डालोगे तो ये नहीं घुलाएगा। जैसे ठोस में ले लो वैक्स यानी मोम, मतलब मोम को डालोगे तो ये नॉट सोल्यूबल, क्या करेगा बच्चों? नॉट सोल्यूबल यानी अघुलनशील, ठीक है बच्चों, अघुलनशील, ठीक है, समझ गए। ये अघुलनशील हो जाएगा। जैसे आपका वैक्स हो जाएगा मोम पानी में कभी नहीं घूमेगा। लुब्रिकेंट यानी मोबिल कभी आपका पानी में नहीं नहीं घुल सकता है। तो बच्चों पानी में कार्बनिक यौगिक घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद। अपवाद में क्या है तो हम बता रहे हैं। अपवाद में हम आपको बताएं बच्चों, शुगर यानी चीनी पानी में घुलनशील होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज पानी में घुलनशील होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्कोहल शराब, अल्कोहल यानी शराब भी पानी में घुलनशील तो होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? तो बच्चों दिल थाम के इंतजार कीजिए अगले क्लास का। ये सारी चीजें हम आप लोग को अगले क्लास में समझाएंगे और आप लोग को मजा भी आएगा बच्चों। तो फिलहाल के लिए आज का क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं और आप